Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, बिकॉज एक्ट का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स का मतलब क्या है? इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस आपको बताए गए हैं, ये सारे प्रोविजंस आपको कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करने हैं। ओके, जैसे आपने मुझको मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल बताया, तो आपको देखना है कि आप जिस चीज के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लगा रहे हो, या आपको लगता है कि इस चीज के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन लगने चाहिए, तो ये जो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये गुड्स के डेफिनेशन में आती है या नहीं? बिकॉज वो अगर गुड्स के डेफिनेशन में आती है तो ही उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, अदरवाइज सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। तो अभी जो आप यहां पे देख रहे हो, दैट इज गुड्स की डेफिनेशन, वो ये है। दैट इज गुड्स मीन्स every kind of movable property. Okay, goods means every kind of movable property. तो मैंने जो आपको बाइफर्केशन बताया था कि ये जो एक्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, तो ये बात यहां से निकल करके आती है कि डेफिनेशन में ही बताया है कि गुड्स माने एवरी काइंड, हर एक चीज जो मूवेबल होती है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। सर इंसान भी मूवेबल होते हैं, भैया इंसानों की खरीदी बिक्री अनलॉफुल है, ठीक है। तो गुड्स माने एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, दुनिया में जो भी चीज मूवेबल है उसको हम लोग गुड्स मानेंगे। अदर देन, अब इसको बोला है कि कोई भी चीज जो मूवेबल है उसको हम लोग गुड्स मानेंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें जो मूवेबल होने के बावजूद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आती है। ऐसी कौन सी बातें हैं? तो पहली चीज है दैट इज एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब ऐसा क्यों ना? व्हाट डू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम्स? ओके, अब देखो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे राइट्स एंड ड्यूटीज जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास है, जो एक दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या फिर हम लोग उसको चेक बोलते हैं, यस और नो? तो ये हमारे क्या है, बोलो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कौन है? मनाली जी है। द मनाली जी सोल्ड सम गुड्स टू यश। मनाली सोल्ड सम गुड्स वर्थ ₹20,000 टू यश। अब यश के पास पैसे नहीं है, तो यश बोल रहा है कि मनाली जी मैं आपको ये पैसे 2 महीने के बाद दूंगा। अब 2 महीने के बाद दूंगा, मनाली जी को इसके ऊपर भरोसा नहीं है, बोले कि तू भाग के गया तो इसलिए मनाली जी ने क्या किया, एक मस्त बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ओके, एक मस्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया? दैट, मैं अभी एब्रप्ट मैनर में लिख रहा हूं, पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे होता है वैसे नहीं बनाऊंगा, मैं एब्रप्ट मैनर में आपको समझने के लिए लिखूंगा, बिकॉज ये आपका यहां का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मनाली जी ने लिख दिया कि 2 months आफ्टर द डेट, 2 months आफ्टर द डेट, पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज $20,000 ओनली। और यहां पे क्या कर दिया? मनाली जी ने साइन कर दिया और यहां पे यश जी का साइन आ गया। तो ये है यश एक्सेप्टेड और ये है मनाली जी। ओके, और यश ने बोला एक्सेप्टेड, ठीक है, जो भी यहाँ पे डेट डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे स्टैंप लगा दिया, ठीक है, मान लो कि ऐसे कुछ हुआ है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज यश ने एक्सेप्ट कर दिया, मनाली जी के पास आ गया। अब मनाली जी जो है, मनाली जी ने किसी और से भी पैसे उधार लिए हैं या फिर कुछ और से भी गुड्स खरीदी किए हैं उधार पे और उसको पेमेंट करना है। मान लो वो कौन है? अंकिता जी। यहां पे है अंकिता जी।
तो अंकिता जी को पैसे पे करने थे, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग पैसा, मनाली जी निगोशिएट द सेम बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन यश, एक्सेप्टेड बाय यश टू अंकिता जी, और अंकिता जी को मनाली जी इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है मनाली जी के नाम पे ट्रांसफर हो गया, उन्होंने लिख दिया दैट इज निगोशिएटेड इन द नेम ऑफ अंकिता जी, या फिर एंडोर्स्ड इन द नेम ऑफ अंकिता। अब जैसे ही मनाली जी ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बकायदा अंकिता जी के नाम पे एंडोर्स कर दिया, एंडोर्समेंट का मतलब समझते हो ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा करता है कि जिस किसी को भी ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर हो सकता है, तो मनाली जी ने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया अंकिता जी के नाम पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और आज अंकिता जी के पास ये राइट आ चुका है, अंकिता जी के पास ये राइट आ चुका है कि वो 2 महीने के बाद, जो भी उसका ड्यू डेट है, पेमेंट का ड्यू डेट है, इस डेट के बाद 2 महीने ड्यू डेट पे अंकिता जी के पास ये राइट है कि वो यश जी के पास जाकर के इसका पेमेंट मांग सकती है। ओके, नाउ अंकिता जी डू गॉट द एक्शनेबल क्लेम अगेंस्ट यश बाय निगोशिएटिंग द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मनाली टू अंकित। इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम, मतलब किसी पार्टी का राइट बनता है, ये उनका राइट है टू क्लेम फ्रॉम द अदर पार्टी समथिंग। अब पहले ये राइट किसके पास हुआ करता था, ये मनाली जी का राइट है। 2 महीने के बाद मनाली जी यश जी के पास जाके वो पेमेंट मांग सकती थी, लेकिन आज के दिन पे मनाली जी ने अपना ये जो हक है, राइट है, वही क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और उस हक को हम लोग बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। चाहे वो मनाली जी के पास हो, चाहे वो अंकिता जी के पास हो, दोनों को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। और ये एक्शनेबल क्लेम क्या हुआ है बोलो, मनाली जी के नाम से अंकिता जी के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तो ये मूवेबल हो गया। अब क्या ऐसे हो सकता है कि अंकिता जी ने भी किसी से पैसे उधार लिए थे या किसी से गुड्स खरीदी किए थे, तो अंकिता जी क्या इसको आगे, चलो मान लेते प्रज्ञा जी, क्या प्रज्ञा जी के नाम पे निगोशिएट कर सकती है? जी हाँ, एंडोर्स कर सकती है। प्रज्ञा जी ने किसी और से, दैट इज स्नेहल जी से, क्या स्नेहल जी के नाम पे ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो सकता है? जी हाँ। तो जो भी लास्ट बंदा जिसके नाम पे एंडोर्स हुआ है, दैट पर्सन हैज अ राइट टू क्लेम द मनी फ्रॉम यश ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज। यस और नो? पक्का? मतलब पहले ये राइट मनाली जी का हुआ करता था, वो उन्होंने एंडोर्स किया अंकिता जी के नाम पे, अंकिता जी ने उसको प्रज्ञा जी को दे दिया, प्रज्ञा जी ने उसको स्नेहल जी को दे दिया, स्नेहल जी ने मान लो किसी और को आगे ट्रांसफर कर दिया। सर कितनी बार निगोशिएट हो सकता है? अनलिमिटेड टाइम तक एंडोर्स हो सकता है। अनलिमिटेड टाइम तक क्या हो सकता है बोलो, एंडोर्स हो सकता है। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है ये मूवेबल हो गया, बिकॉज वन पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या हो गया, ये निगोशिएट हो गया। तो क्या इसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे? तो नहीं। वाई नहीं बोलेंगे? बिकॉज इसके लिए पर्टिकुलरली मेरे जवानों, इसके लिए अलग से एक्ट लगता है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ओके, बिकॉज इस चीज के लिए पर्टिकुलरली एक नया एक्ट लगता है, अलग से एक्ट लगता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांसफर पे आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, इसीलिए यहां पे गुड्स के डेफिनेशन से एक्शनेबल क्लेम से निकाला है, बिकॉज अनदर एक्ट अप्लाई। मेरी बात समझ रहे हो? तो गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें से एक्शनेबल क्लेम को निकालो, बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गुड्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? दूसरा होता है मनी। ओके, मनी मतलब पैसा जो आपके और मेरे पास है। अब पैसा भी मूवेबल ही है, पैसा भी क्या है बोलो, मूवेबल ही है, बिकॉज मेरे पास से आपके पास, आपके पास से किसी और के पास, किसी और के पास से किसी और के पास ट्रांसफर ही होता है ना। तो क्या इसके ऊपर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? क्या पैसे की खरीदी बिक्री होती है? क्या पैसे की खरीदी बिक्री कभी नहीं होती। सो लोन क्या होता है फिर? अरे लोन क्या खरीदी बिक्री? भले आप, क्या आपने पैसे को खरीदी किया है? नहीं, आपने लोन लिया, उसको रीपे करना है। तो पैसे भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी ही है, लेकिन वो गुड्स नहीं है, बिकॉज पैसों की खरीदी बिक्री नहीं होती है। जो मनी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर है, वो पावर आपकी है किसके पास बोलो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के कोई भी माइका लाल इस इंडिया में
मनी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकता। बेसिकली मनी का खरीदी बिक्री हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके, जैसे कि मेरे से पैसे आपके पास आ गए, आपसे किसी और के पास चले गए, इस बारे में जो प्रोविजंस है ये बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। बात समझे? तो हर कोई चीज जो मूवेबल है वो आपकी गुड्स है, लेकिन उसमें आपका एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इसका जवाब हमने अभी यहां पे देख लिया। एंड इट इंक्लूड्स, अब मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? बोलो गुड्स की होती है, लेकिन उसमें हम लोग पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल रहा है, पर्टिकुलरली हम आपको बता रहे हैं, ये बातें भी ऐड करेंगे। पहला, स्टॉक एंड शेयर्स। नो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक माने इन्वेंटरी नहीं, स्टॉक और शेयर्स मतलब कि सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। तो जो भी सिक्योरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स है, इन्फोसिस के शेयर्स है, तो ये इन्फोसिस के शेयर्स मान लेते हैं ए ने खरीदी कर लिए, ए ने वो बेच दिए बी को, बी ने वो बेच दिए सी को, सी ने बेच दिए डी को, डी ने बेच दिए ई को। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो क्या इस शेयर्स की खरीदी बिक्री पे क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? लगेगा। क्यों? बिकॉज शेयर्स इज कंसिडर्ड एज अ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और गुड्स के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, तो शेयर्स के ऊपर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। अब आप मुझको ये मत पूछो तो स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब मैंने आपको शेयर्स का मतलब समझाने के टाइम पे बताया था, जब मैंने आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया था। तो कंपनीज एक्ट में हमने शेयर का डेफिनेशन पढ़ा था। शेयर मींस शेयर इन अ शेयर कैपिटल व्हिच इंक्लूड्स स्टॉक। यस और नो? तो शेयर्स और स्टॉक भी आपके गुड्स है, और जो कि इनको गुड्स के डेफिनेशन में ऐड किया हुआ है, इसको हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ग्रोइंग क्रॉप्स। ओ माय गॉड, नाउ व्हाट इज ग्रोइंग क्रॉप्स? ऐसे क्रॉप्स जो ग्रो हो रहे हैं। यस और नो? ग्रोइंग क्रॉप्स, चलो दिखाई देता हूं ग्रोइंग क्रॉप्स। यस, तो जो भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये ग्रोइंग क्रॉप्स है, मतलब वो जमीन से जुड़े हुए हैं। यस और नो? क्या इसको भी हम लोग गुड्स मानेंगे? क्या अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? ओके, ये जो बातें अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्या ये गुड्स है? क्या ये गुड्स है? जी हाँ, ये गुड्स है। भले ये सर किधर हिल रहा है बताओ, ये तो जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग इसको बना ही क्यों रहे हैं? ताकि आगे जाके हम इसको जमीन से निकालें और उसको बेच दें। तो जब कभी भी आप इन ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाते हो, जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, इसको भी गुड्स मानेंगे। भले ये आज मूवेबल नहीं है, लेकिन कल जाके हमको इसको क्या करना है? निकाल करके बेचना है, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है इसको ग्रो करने का, उसको निकाल करके बेचना है। तो जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं ये भी आपके गुड्स है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप अगर कोकन में वगैरह जाओगे, ठीक है ना, महाराष्ट्र में कोकन इलाका है, कोकन में अगर आप जाओगे तो कोकन में आपको बहुत सारे मैंगो ट्रीज दिखेंगे, मैंगो फार्मिंग आपको दिखेगी। यस सुनो, मैंगो फार्मिंग। ओके, हैव यू एवर गॉन टू दिस मैंगो फार्मिंग? ओके, इस प्रकार से मैंगो ट्रीज होते हैं, मैंगो के फार्मिंग होती है। मुंह में पानी आ गया लगता है लोगों के। तो जब कभी भी मैंगो फार्मिंग होती है, ऐसे वाले बगीचे होते हैं आम के, तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो आते हैं, और जब भी हम लोग उसके मतलब मोहर बोलते हैं ना, मोहर बोलते हैं उसको, जब कभी भी आम लगना शुरू होता है, ठीक है, तो उसको मतलब मोहर बोलते हैं। तो जब कभी भी वो व्यापारी आते हैं और जब कभी भी वो मोहर लगता है, तो उसको देखते हैं और बोलते हैं कि ये इतने भी पेड़ है, जैसे मान लो किसी फार्म में 100 ट्री है, 100 मैंगो ट्रीज है, तो बोलते हैं कि इन 100 मैंगो ट्रीज को, 100 मैंगो ट्रीज को जितने भी आम लगेंगे वो मेरे, इसके रहे इतने पैसे। समझ रहे मेरी बात? ओके, मतलब वो मैंगोज जो है वो पेड़ से नीचे उतारने के बाद उसका सौदा नहीं होता है। उसका सौदा तो सौदागर कब करते हैं? जब वो मैंगो ट्री पे मैंगो अब उगने ही वाले हैं, जिसको बोलते मोहर आ गए अभी। ये सुन, अभी मैंगो आया नहीं है, बस आने ही वाले हैं। उस मोहर को देख करके सौदागर जो है वो आकर के उसका सौदा करते हैं कि हम इस
पेड़ पे जो 100 पेड़ से या फिर 50 पेड़, जितने भी पेड़ है, इनके ऊपर जितने भी आम लगेंगे वो हमारे, इसके हमको इतने पैसे देंगे। अब उन 100 पेड़ों पे चाहे जितने भी आम लगे वो सब उनके, 50 पेड़ पे जितने भी आम लगे वो सारे उनके। तो क्या ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं? क्या ये क्रॉप्स जिसको हम लोग पीक बोलते हैं, ये सुनो, तो क्या वो हम ग्रो हो रहा है? हाँ। लेकिन क्या उसका सौदा आज हो रहा है? जी हाँ हो रहा है, तो वो गुड्स है। तो जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंगो लिख दो। उसके बाद ग्रास, ग्रास ग्रास तो आपको पता ही है ना, ओके। क्या वो भी एक गुड्स होते हैं? जी हाँ गुड्स होते हैं। क्यों होता है? बिकॉज ग्रास को बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ग्रास जो होता है वो उसका भी फार्मिंग होता है, कि ग्रास फार्मिंग भी होता है। तो ग्रास फार्मिंग ये तो हम कहीं भी रुक सकता है। जी हाँ, ये ग्रास का फार्मिंग होता है। क्यों होता है ग्रास का फार्मिंग? ताकि ग्रास जो है वो बेच सके। जैसे जो भी जानवर वगैरह होता है ना, गाय भैंसे वगैरह होती है, उनको चरने के लिए चारा चाहिए रहता है। तो ये चारा जो है वो यूज करते हैं ग्रास करके। जैसे ना एग्रीकल्चर अलग से उसको चारा बेचने के लिए ग्रास का फार्मिंग होता है, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं लॉन, इफ यू सी सच काइंड ऑफ लॉन, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो लॉन होता है वो बना करके उसको निकाल करके बेचते हैं, ओके। जो आप लाइक दिस, जब क्रिकेट फील्ड पे या फुटबॉल फील्ड पे जो ग्रास वगैरह देखते हो, या फिर आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल भी मिलते हैं। लेकिन आप अगर अपने बगीचे में ग्रास वगैरह उगाना चाहते हो, ऑलरेडी उगा हुआ ग्रास लेना चाहते हो, तो आपने जाना है जो भी जहां पर भी ये फार्मिंग होता है लॉन का वगैरह, तो वहां से आप उसको खरीदी करके आप अपने जगह पे लगा सकते हो और वो आपके जगह पे ग्रो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रास का फार्मिंग भी होता है। तो ये जो अभी उग रहा है, ये ग्रास अभी अभी निकाला नहीं है लेकिन अभी उग रहा है, तो क्या ये भी गुड्स होता है? जी हाँ, ये भी गुड्स ही होता है। ये सौरज जो बोल रहे यू आर फ्रॉम रत्नागिरी, यस। तो आपको तो बहुत आम के बगीचे वगैरह आपने देखे रहेंगे। वैसे हमारा भी रत्नागिरी में मैंगो फार्मिंग है हमारा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास लगभग 100 पेड़ है आम के, यस यस। नर्सरी भी मिलते स्वानंद जी। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या करते हो? फार्मिंग करते हो। उसके बाद एंड द थिंग्स अटैच्ड टू लैंड and it is a part of land which is agreed to be served before the sale and under the contract of sale. क्या लिखा है? The things which are attached to and the part of the land which are agreed to be served before sale. मतलब ऐसे कुछ चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है या जमीन का ही हिस्सा है। The things which are attached to land or which are the part of the land which are agreed to be served यानी कि देना, बिफोर सेल, सेल करने से पहले ही हमने उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ऐसी चीजों को भी हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स ही बोलते हैं, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं? ओके, मैं आपको दिखाता हूं। इफ यू सी स्टोन क्वेरीज, ओके, खदान बोलते हैं। ये आपके स्टोन की क्वेरी है। अब ये जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ये जमीन का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लैंड। अभी क्या पहाड़ क्या ऐसे हवा में थोड़ी ना उगते हैं भाई, पहाड़ तो नेचुरली बनता है ना, ये नेचुरली बनी हुई चीजें हैं, लेकिन ये जमीन का हिस्सा है। अब बहुत सारे लोग इन पत्थरों का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसको रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर अगर आपने गुजरात में कोटा, राजस्थान, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान में कोटा, अगर आपने इस सिटी का नाम सुना है, तो वहां पे कोटा में बहुत सारे टाइल्स बनते हैं। तो टाइल्स बनते किससे? ये इससे ही बनते हैं ना। इफ यू सी गुजरात, ये देखो मार्बल, सो दिस इज द मार्बल क्वेरी, स्टोन क्वेरी, मार्बल क्वेरी। तो इस प्रकार से मार्बल निकालते हैं। मार्बल समझ रहे हो ना, जो हम लोग फर्श में यूज करते हैं, दीवारों पे यूज कर सकते हैं। तो ये मार्बल जो होता है ना, ये जमीन का ही हिस्सा होता है ना भाई। ये किसका हिस्सा है फिर? ग्रेनाइट हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया। तो ये जो भी चीजें हैं, ये जमीन का हिस्सा है। द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू, जमीन को अटैच्ड है या जमीन का ही हिस्सा है, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? गुड्स ही मानेंगे। विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल
और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना करके या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के पहले हमने एग्री किया हुआ है कि हम इसको बेचेंगे। अब जो भी जिन भी लोगों ने इस माइंस का लाइसेंस लिया हुआ है वो क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और उसको बेचते हैं। अब जो भी बच्चे गुजरात से हैं, जो भी बच्चे राजस्थान से हैं, उन लोगों ने इन क्वेरीज को देख लिया रहेगा। जो भी बच्चे महाराष्ट्र का है, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने शिरोली एमआईडीसी पे दिखा रहेगा, बहुत सारे क्रशिंग मशीनरीज वहां पे लगाई है। वो क्या करते हैं, वो उस पहाड़ को तोड़ते हैं, उसको क्रशिंग करते हैं और छोटा छोटा खड़ी जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे स्टोन बनाते हैं, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करते हैं, हम लोग उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, नो, जिसका सीमेंट भी निकलता है। ओके, तो ये सारी चीजें भी क्या बोलो गुड्स है, भली वो जमीन से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं या जिसके बारे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके जिसको बेचना चाहते हैं। अब भले ही वो आज आपको मूवेबल लग रहा है, लेकिन कल जाके वो क्या होने वाला है, इमूवेबल होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार वापस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, दैट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो पहले बेसिक डेफिनेशन ये है कि गुड्स माने एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी चीज जो मूवेबल है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी गुड्स मानी जाएगी। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी गुड्स मानी जाएगी। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें आपके एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ये दो बातें आप इसमें इंक्लूड मत करना, बिकॉज इन दो बातों के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है और ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती है। एंड जिसमें विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहली चीज जो इंक्लूड होती है दैट इज ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स के रिलेटेड ग्रास। ओके, तीसरी बात जो इसमें इंक्लूड होती है दैट इज स्टॉक एंड शेयर्स। और चौथी बात द थिंग्स विच इज अटैच्ड टू लैंड और पार्ट ऑफ लैंड, जिसको हम लोग आगे जाके बेचने वाले, जिसके बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? तो ये होता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स का डेफिनेशन। तो इफ यू सी दिस चार्ट, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको बहुत बारी गुड्स का डेफिनेशन क्या है ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। तो गुड्स का डेफिनेशन होता है ये, गुड्स माने एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन विच इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to or forming part of land which is agreed to be served. ओके, क्लियर है? तो ये होता है आपका गुड्स का डेफिनेशन। समझे? अब इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप मुझको बताएंगे कि क्या स्टैंडिंग टिम्बर whether it is goods or not, स्टैंडिंग टिम्बर समझ रहे हो? चलो मैं आपको दिखाता हूं स्टैंडिंग टिम्बर। ये होता है स्टैंडिंग टिम्बर। ओके, जो अभी आपको दिख रहा है। तो क्या ये गुड्स है या नहीं? प्लीज लेट मी नो वेदर दिस गुड्स और नॉट। यस, मोनाली जी बोल रही है स्टोन यूज फॉर शिल्पकला। यस, यूज होता है। तो आनंद बोल रहे रत्नागिरी एंड देवगढ़ में रेड स्टोन्स मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। ब्रिक्स, जी हाँ, जरूर मिलते हैं। यस, तो ये जो स्टैंडिंग टिम्बर है ये गुड्स है या नहीं है? तो आपने जो अभी आंसर किया ना बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो सीए इंटर में पूछा जाता है। जब आप सीए इंटर में द जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको एक सवाल आता है, बड़ा ही फेमस सवाल है, बड़ा ही हॉट फेवरेट एग्जाम सवाल है इंस्टीट्यूट का, दैट इज कि क्या स्टैंडिंग टिम्बर गुड्स है या नहीं है। तो ट्रीज आर, ओके, तो ट्रीज, अगर मैं ट्रीज की बात करता हूं
तो ट्रीज आर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये गुड्स में इंक्लूड नहीं होते. जो ट्रीज अभी आप देख रहे हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है. लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर ऐसा फार्मिंग ट्रीज का जिसको हमने आगे जाके कट ही करना है और जिसको बेचना है आगे जाके फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज और किसी और फर्नीचर पर्पज के लिए. मतलब ऐसी खेती जिसको हम लोग ट्रीज हम लोग उगा रहे हैं, बांबू हो या फिर जो भी है ट्रीज हो, जिसको हम लोग उगा क्यों रहे हैं, बिकॉज आगे जाके उसको कट ही करना है. तो इफ यू सी दिस, तो ये पर्टिकुलरली अब ये बंदा जो वो कोई तो मार्किंग वगैरह कर रहा है. ये जो फार्मिंग है ये फार्मिंग इसीलिए किया गया है ताकि इसको हम लोग कट करके आगे यूज कर सके. तो जो स्टैंडिंग टिम्बर है इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग गुड्स ही मानेंगे. तो आपका आंसर बिल्कुल सही है. आपने सीए इंटर का आंसर कर दिया है कि these are the goods. Okay, this is the exception to the rule that trees are immovable property. because the standing timber है इसको गुड्स बोलेंगे. हाँ, एक बार टिम्बर कट होके उसको हम लोग फेंसिंग करके उसको हम लोग बांध करके बाजू में रख दिए तो ये भी एक गुड्स ही होते हैं बिकॉज वो भी मूवेबल है. लेकिन जो स्टैंडिंग टिम्बर है उसको भी हम लोग गुड्स ही बोलेंगे बिकॉज ये जो गुड्स है, ये गुड्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, स्टैंडिंग टिम्बर देख रहे हैं, ये फॉर द पर्पज ऑफ सेल ही है, फॉर द पर्पज ऑफ यूज ही है. हाँ, लेकिन वही अगर मैं ट्रीज की बात करता हूं जो सेल पर्पज के लिए नहीं है. ओके, जैसे आप रोड के आजू बाजू पेड़ देखते हो तो ये पेड़ सेल पर्पज के लिए लगाए नहीं है. ओके, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगाए हैं, ये छाव के लिए लगाए हुए हैं. ओके, उसको हम लोग कट करने के पर्पज से लगाए हुए नहीं है तो उसको हम लोग गुड्स नहीं बोलेंगे. ओके, तो जब कभी भी आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपको बड़ा सा पेड़ दिख गया बहुत सालों पुराना, तो उसको बोलना, क्या बोलना, मला माहित है तो गुड्स नहीं है, यू आर ए इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, या फिर जब कभी भी आप किसी फार्मिंग को अगर देखते हो, बांबू वगैरह जो भी फार्मिंग देखते हो, उसको बोलना क्या, मला माहित है, यू आर अ गुड्स बिकॉज यू आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, यू आर अ स्टैंडिंग टिम्बर. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. देखते हैं कि एग्जाम में इसके ऊपर किस प्रकार के सवाल आते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बने हैं. यस, ये 2002 में सवाल आया था. गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. तो आंसर इसका क्या आएगा, बोलो. करेक्ट है, बिकॉज गुड्स माने कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सॉरी, यहाँ पे लिखा है एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. यस, तो यहाँ पे एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा बिकॉज जो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वही गुड्स कहलाई जाएगी. यहाँ पे बस प्रॉपर्टी वर्ड नजर आया. देखो, इंस्टीट्यूट ने आपके साथ हाथ से किया है. यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोल रही है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इनकरेक्ट. ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. यस, 1995 में सवाल आया था. द राइट्स एंड लायबिलिटीज आर राइटिंग स्लो सो जॉनो, ये पढ़ेंगे. एक्शनेबल क्लेम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसका हिस्सा है. तो देखो, यहाँ पे आपको 2 मार्क के लिए सवाल पूछा, लेकिन कितना ट्रिकी सवाल है. एक्शनेबल क्लेम इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 प्रकार हो सकते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी. देखिए, ये मूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो इसलिए एक्शनेबल क्लेम्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं माना जाएगा. ठीक है, बिकॉज गुड्स के डेफिनेशन में आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं आता है. तो वापस इसको पढ़ेंगे. दैट एक्शनेबल क्लेम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. आंसर आएगा इनकरेक्ट बिकॉज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रोवाइडिंग डेफिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच क्लियरली एक्सक्लूड द एक्शनेबल क्लेम्स. बिकॉज गुड्स में एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं होता है. ठीक है, इसके बाद यस, 1999 में सेम सवाल. गुड्स माने एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर करेक्ट है. ऊपर आपको पूछा एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे पूछ रहे एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो आपका आंसर करेक्ट है. ओके,
फिर आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में सवाल है, वो फिर अभी बाद में पढ़ेंगे। यस, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। लेट मी जस्ट चेक कि और कोई सवाल है। यस, तो इसके ऊपर ऐसे वाले सवाल आपको एग्जाम में बन सकते हैं। तो बताएंगे एनी डाउट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में सवाल बहुत सारे बन चुके हैं और हो भी सकते हैं। तो प्लीज लेट मी नो एनी डाउट यू आर हैविंग इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज डेफिनेशन बायर एंड सेलर ऑन गुड्स की डेफिनेशन जो है वो आप पढ़ लो। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.